हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और एग्री एग्जामपुर की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम एप्लीकेशंस पे लाइव क्लासेस ले रहे थे और अब इसको नियंत्रण बढ़ाते हुए हमने गवावा, हमारा तीसरे नंबर का फ्रूट्स तो गवावा मैंने मैंगो कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद में मैंने गवावा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट आपके फ्रूट्स हैं वो मैं पहले करवा रहा हूँ, जो माइनर फ्रूट्स हैं उसको बाद में करवाएंगे। जो मैनली 6-7 फ्रूट्स हैं, जो मैनली वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन में जो हैं क्रॉप्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होगा कि मिनिमम जो हैं 4 क्वेश्चन तो आपके फ्रूट्स के अंदर से आते हैं और 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार। आप सभी 9:30 बजे क्लास जो है आज स्टार्ट हुई है। कल से आपका टाइम टेबल ये 10 बजे से है, 10 से 11, 11 से 12 बजे तक आपकी 2 घंटे की क्लास होगी। शाम को आपकी ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लास जो है, जो भी होगी वो जीके की क्लास होगी। एक बार आप सभी को गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। संतोष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो सभी जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं वो एक बार अपने दोस्तों फ्रेंड्स को, जो भी एप्लीकेशंस पे जिन्होंने लाइव कोर्स ले रखा है, उन सभी को आप बोलिए कि सर लाइव क्लास डेली ले रहे हैं हम। एक दिन की तो आपकी 2 दिन की छुट्टियाँ आ गई थी बीच में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। छुट्टियाँ थी, ऑफिस बंद थी। तो एक बार आप सभी क्लास में आए हों, अटेंड किए है आपने, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट गवावा की मैंने कुछ चीज़ें बताई थी पहले पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि गवावा का क्लासिफिकेशन हमने देखा था। गवावा में खाने योग्य भाग के बारे में हमने पढ़ा था। गवावा में प्रवर्धन के बारे में हमने पढ़ लिया था, प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। और गवावा में जो है जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि गवावा में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, गवावा में क्या पैक्टिन मुख्य रूप से पाया जाता है, मैंने ये भी बताया था। और अब हम बात करेंगे कि जेली बनाई जाती है अमरूद की, और प्रवर्धन किस तरीके से, कितने टाइप से प्रवर्धन करते हैं विद डायग्राम के माध्यम से मैंने पहले वाली क्लास के अंदर बताया था आपको। आज हम बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इसमें सबसे पहले मैंने बहार नियंत्रण आपको बताया था। मतलब फूलों को झाड़ने की विधि, कौन सी बहार लेनी चाहिए राजस्थान के लिए, कौन सी उपयुक्त हैं, और किस तरीके से इन सारे को मैं एनालिसिस करके एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको दिया है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि गवावा में एक इंट्राकल्चर ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राकल्चर ऑपरेशन मतलब बाहर ट्रीटमेंट तो एक इंट्राकल्चर ऑपरेशन है, ही करते हैं फूलों को गिराने का काम। क्योंकि हम तो मर्ग बार लेते हैं, तो अंबे बार और हस्त बार के फूल तो गिराने ही गिराने हैं। क्योंकि मर्ग बार जब लेते हैं तो वहां पर फूल आने के, अच्छे फूल आने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसे फूलों को ड्रॉपिंग करने का हमारे को सिचुएशन आती है। अंजू सिहाग पूनिया, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे। और आज का एग्रोनॉमी की क्लास है बिल्कुल एग्रोनॉमी की नेक्स्ट क्लास है। इसके बाद में वीट पार्ट सेकंड, और आपको पहले मैं क्रॉप्स कराऊंगा, क्रॉप जितनी भी हैं, क्योंकि माइनर क्रॉप जो क्रॉप जितनी भी इंपॉर्टेंट है वो सारी क्रॉप्स कराने के बाद में एग्रोनॉमी की क्लास बेटा अंकित जो है 10:30 पर आपकी स्टार्ट हो जाएगी। 9:30 से 10:30, 10:30 से यानी कि 10:45 से आपकी, कितनी बजे से है, 10:45 से आपकी क्लास है एग्रोनॉमी की। तो यहां पर आज का हमारा कोटेशन है, मोटिवेशन कोट है, जो आपसे हमेशा मैं बात करता हूं। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती हैं। हद में रहोगे तो कामयाबी के सपने जो आपको ले रखे हैं वो छोड़ दीजिए। आप कहोगे कि मैं इस लिमिट एरिया में रहकर ही मैं अपने कामयाबी के सपने देखूं, तो ये संभव नहीं है। हद को पार करना पड़ेगा बेटा, हद पार कर मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी कि जब आपकी हद पार हो जाए मेहनत में, तो सोच लेना कामयाबी के जो रास्ते हैं वो आपके खुल गए हैं और आपके दरवाजे पर कामयाबी खड़खड़ाने लग गई हैं। तो याद रखना, कोई भी काम करना है, इतना हार्ड वर्किंग आप करो, इतना कठिन परिश्रम आप करो कि उसमें हद पार हो जाए। तो मैं इसी के साथ आज हमारी क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने गवावा के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बताया था, अमरूद के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो बाहर ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। क्या करते हैं इसमें? ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। देखो ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो करते हैं उसमें हम बात करें तो देखें ट्रेनिंग और प्रूनिंग यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। मुख्य रूप से आपको मैं बता ही देता हूं, बाहर जाकर हम देखते हैं इसमें। देखो ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में हम बात करें तो गवावा में मैनली आपको पता है मुख्य रूप से जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग, मतलब एक तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक तो हम आकार दे रहे हैं, एक तो सदाई और कर्तन। यानी कि एक में हम क्या करेंगे, अनवांटेड ब्रांच को हटाएंगे। और इसमें मैनली मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है गवावा के लिए। और गवावा में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा बेटा, एक कॉन्सेप्टली आपको एनसीईआरटी की चीज में आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे कि गवावा का जो प्लांट है वो प्लांट हमेशा सीधी वृद्धि करता है, सीधा जाता है, सीधा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से इसको हम क्या करते हैं, पार्श्व शाखाएं निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ट्रेनिंग का एक मेथड काम में लिया जाता है और उस मेथड का नाम है केंद्रीय प्रवाह विधि, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। केंद्रीय प्रवाह विधि एक काम में लिया जाता है, एक ट्रेनिंग सिस्टम आपको याद रखना है बेटा, यहां पर ध्यान रखना। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्रीय प्रवाह विधि। और आपको बड़ी जानकर खुशी होगी बेटा कि गवावा अमरूद का जो प्लांट होता है, अमरूद का पौधा होता है, हमेशा जब इसमें ट्रेनिंग करते हैं तो इस तरीके से वो बढ़ता है, सीधी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। लेकिन एक चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई कि गवावा जब भी सीधी वृद्धि करता है, ग्रोथ उसकी स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, तो उसमें एक मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं आपको पता है, अब यहां पर जो है गवावा में जितनी भी ओल्ड शाखाएं होगी और ऊपर तक बढ़ेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इसमें क्या करेंगे, सेंट्रल मॉडिफाई सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पौधा यदि बढ़ रहा है, ऊपर तक बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है, तो उसको 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने देते हैं। कितने सेंटीमीटर तक बेटा? 75 सेंटीमीटर तक उसको बढ़ने देते हैं। केंद्रीय प्रवाह विधि, सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम, ये कहता है जब ये ट्रेनिंग विधि का एक प्रकार है, एक क्या है, प्रकार है, जो किसमें अपनाते हैं, गवावा में, अमरूद में अपनाते हैं बेटा। और ये जो कहता है, ये ज्ञान देता है हमें, ये विधि सिखाता है कि यदि आप गवावा में मॉडिफाइड सेंट्रल जो विधि काम में ले रहे हो या केंद्रीय प्रवाह विधि काम में ले रहे हो, तो पहले आप इस प्लांट को प्रवर्धन करने पर पहले इसको 75 सेंटीमीटर तक ऊपर तक बढ़ने दो। और उसके बाद में आपको पता है गवावा में नई पार्श्व शाखाओं पर ही, नई पार्श्व शाखाएं बेटा, ये मैं खड़ा हूं, ये पार्श्व शाखाएं हैं। कभी भी जो सीधी शाखाएं होती है उस पर फूल भी नहीं लगते, ना फल लगते हैं। हमेशा ध्यान रखना, गवावा में जो फ्रूटिंग होगी या फ्लावरिंग होगी वो नई पार्श्व शाखाओं पर होती है, ध्यान रखना। नई पार्श्व जो वृद्धि करती हुई शाखाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं बेटा नई पार्श्व शाखाएं। मतलब 75 सेंटीमीटर के बढ़ने के बाद में इसको एक जगह से क्या कर दो, काट दो, ऊपर से 75 सेंटीमीटर काट दो, सीधा बढ़ने के बाद में बीच में से काट दो, इसको यहां से काट दिया,
तो काट कर अलग कर दिया। इससे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी पोषक तत्वों की जितनी भी मात्राएं होंगी, जिससे इससे पार्श्व शाखाएं वृद्धि करेगी, और ऊपर वाली जो शाखा स्ट्रेट गति है, ग्रोथ करता है, वो सीधी जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी और वो पार्श्व में बढ़ेगा एक झाड़ी नुमा। तो ये पार्श्व शाखाएं जब निकलेगी स्ट्रेट, यहां से काट दिया 75 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे हम पहले तो, और बढ़ाने के बाद में उसको बीच में से क्या कर देंगे, काट देंगे। तो जो भी नई पार्श्व शाखाएं होती हैं, नई पार्श्व शाखाएं जो होती हैं, पार्श्व शाखाओं पर ही गवावा के अंदर मुख्य रूप से जो हैं फ्रूटिंग होती हैं और फ्लोरिंग होती हैं। कभी भी ध्यान रखना, गवावा में जो नई लीफ होती है, नई शाखाएं होती हैं, जो नई शाखाएं होती हैं, उन्हीं के ऊपर क्या लगता है, फल लगता है। यानी कि फूल लगेगा तो क्या लगेगा, फल लगेगा। तो यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एएफओ के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि गवावा में जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होती हैं, निम्न में से कौन सी शाखाओं पर होती हैं। उसमें पूछ लिया था ऊपर बढ़ती हुई नई शाखाओं पर, पार्श्व में बढ़ती हुई नई शाखाओं पर, ऊपर नीचे दोनों शाखाओं पर, या इनमें से कोई। इतने घुमा घुमा के वो ऑप्शन दे रखा था, जबकि पता है नई पार्श्व शाखाएं जो वृद्धि करती हुई, कौन सी करती हुई, ग्रोथ करती हुई जो नई शाखाएं होती है, न्यू लीफ, न्यू ब्रांच होती हैं, उन पर ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। और इसमें ट्रेनिंग की कौन सी विधि काम में लेते हैं, आपको पता है मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम। यानी कि आपको पता है बेटा कि इसमें जो ट्रेनिंग को काम में लेते हैं वो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, MCLS। तो जब आप प्रूनिंग का मतलब क्या हुआ, आपने ऊपर की शाखाएं काट दी और उसके बाद में ये तो आपने ट्रेनिंग सिस्टम अपना लिया, लेकिन अब इसमें पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, उसमें जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं उसमें जो नई नई शाखाएं हैं उनको 2 से 3 शाखाओं को हम चुनते हैं, और अनवांटेड जो भी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकलती है पार्श्व, अनवांटेड शाखाएं हैं उनको हर 1 साल 2 साल में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं, अर्थात प्रूनिंग करते रहते हैं। अनवांटेड शाखाओं को हम क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं, और जिन पर फ्लोरिंग और फूलिंग हो रही है जबरदस्त, उनको रहने देते हैं। और जो अनवांटेड अनावश्यक शाखाएं हैं, अनावश्यक शाखाओं को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रूनिंग भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। यानी कि आपको पता होगा बेटा दोनों काम कर रहे हैं गवाहों में। गवाहों में 2 चीज हमेशा पूछी जाती है मेरे बेटा, कि केंद्रीय प्रवाह विधि, आपको पता है सेंट्रल मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम काम में लेता है, और केंद्रीय प्रवाह विधि ये कहती है कि आप पहले पौधे को ऊपर तक बढ़ने दो और फिर बीच में से काटो, और इसकी जो नई पार्श्व शाखाएं उसमें बढ़ोतरी करो। और जब नई शाखाओं में बढ़ोतरी होगी तो उसमें प्रूनिंग अपनाना है आपको। हर 1 साल में जो भी अनवांटेड की जो भी क्रियाएं, अनवांटेड जो ब्रांचेज होती हैं उनको निकालना है, और जिनमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग हो रही है उन शाखाओं को रखना है। मतलब सदाई और कर्तन विधियां करते हैं। और यहां पर पूछ लिया गया था सेलोट्रम टाइप्स का, आपको पता है गवावा में जो है मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए बेटा कि गवावा में जो ये विधि काम में ले रहे हैं, क्या कि इसमें मुख्य रूप से आपको पता है कि इस तरीके से आप इसमें काम में ले रहे हो, और तो यहां पर आपको नई वर्दी शाखाओं पर लगते हैं। तो ये आपको नोट करके एक लाइन लिख लेना अपने नोटबुक में कि अमरूद में फूल व फल नई वर्दी पार्श्व शाखाओं पर ही लगते हैं, पार्श्व शाखाओं पर ही लगते हैं। न्यू ग्रोथ जो ब्रांचेज हैं उन्हीं पर फूल और फल लगते हैं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और यह पूछा गया था कि कौन सी ट्रेनिंग की कौन सी विधि काम में ली जाती है, ट्रेनिंग की कौन सी विधि काम में ली जाती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है बेटा,
ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर क्या है? देखो, मैं भी आपको केवल 2 शब्दों में आपको विचार व्यक्त कर रहा हूं। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि पौधे को एक आकार देना, यहां से काट दिया बीच में से और एक प्रकार का आकार और एक ढांचा दे दिया, उसे कर्तन कहते हैं। और प्रूनिंग का मतलब होता है कीट और रोगों से बचने के लिए जो भी अनावश्यक शाखाएं होती हैं उनको हम काट देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। जो बेर में करते हैं, जो भी भारी प्लांट होते हैं ना बेटा, जैसे बेर हो गया, आम हो गया, जैसे अमरूद हो गए, ये बाहरी प्लांट होते हैं, 8 9 10 साल से तो फ्रूट देने वाले और बहुत भारी होते हैं, चौड़े होते हैं, इसलिए इसमें अधिक शाखाएं निकलती हैं। और जब अधिक शाखाएं निकलती हैं तो कई शाखाएं ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, लेकिन बेटा उन पर कीटों का तो प्रकोप हो जाता है ना, अनावश्यक होती हैं, तो उनको रखकर हमें को क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए ना। अब जो अनावश्यक शाखाएं हैं तो वो यहां से न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, बराबर कंपटीशन कर रही हैं, जिन पर फूल और फल लगे हुए हैं, जिन शाखाओं पर, उनसे कंपटीशन कर रही हैं, इसलिए उनको हटा देना ही क्या रहता है? प्लांट के लिए सबसे बेस्ट प्रक्रिया है, जिससे पोषण भी अच्छा मिले, कीट से भी बचाव कर सके और रोगों से भी बचाव कर सके। तो ये चीज मैंने आपको बताई है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताई। आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे एक बार कमेंट्स करके बताओ बेटा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया और अच्छे से आपको विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। हाँ, देखो, अब हम बात करते हैं कि गवावा के बारे में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा बेटा कि गवावा में मुख्य रूप से आपको पता है सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम काम में लेते हैं। अब आपको गवावा के बारे में हम बात करते हैं। गवावा में मैंने आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में बताया है और गवावा में मेनली आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था अभी गवावा में कि मुख्य रूप से इसमें जो काम में लेते हैं, यहां पर आपको इसमें देखो, देखो इसमें देखो, आप देखोगे बेटा डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग ब्रांच कम आउट द फॉर्म, नई ब्रांचें आ रही हैं। देखो यहां पे आपको क्या देखना है बेटा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जो भी पुरानी ब्रांच है, देखो यहां से हम देखेंगे सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, तो आपको पता है जो ब्रांच कमिंग सून आ रही है, कमिंग सून ब्रांच जो आ रही है, नई जो आ रही है, उसी के ऊपर नई पार्श्व ब्रांचों में ही फूल और फल लगते हैं। और जितनी भी पुरानी ब्रांचेज होती हैं और ये जो मेन स्टेम है, इससे देखो सेकेंडरी ब्रांच निकल रही है और टर्सरी ब्रांच निकल रही है, प्राइमरी ब्रांच निकल रही हैं, तो अलग अलग ब्रांचें यहां से निकल रही हैं। तो इन अनवांटेड ब्रांचें जो हैं उनको हमें क्या करना है बेटा? हटाना है। देखो दूसरी मैं आपको बताऊं, यहां पे एक आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। आपको यहां पे देखो, ये देखो, ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सिस्टम आपको मैंने बताया है, इस तरीके से ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं और सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम हम यूज में लेते हैं बेटा। तो ये सारे क्या है ट्रेनिंग और मुख्य रूप से प्रूनिंग के क्या है सिस्टम है, जो मैं आपको इमेज के माध्यम से भी बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे।
देखो यहां पे हम देखेंगे सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम। सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम क्या कहता है, देखो यहां पे जो सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम है, सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम के अंदर हम देखेंगे तो एक तो ओपन सेंटर, अलग अलग प्रकार का मेथड्स होते हैं। एक सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है और मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर में क्या होता है कि मुख्य रूप से जो है इसको देखो, ये आपको आसानी से समझ में आएगा बेटा, ये चीज आपको आसानी से समझ में आएगी ताकि आपको पता भी रहे कि सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है। देखो पहले प्लांट इस तरीके से सीधी गति कर रहा था, देखो ये पहले, बिफोर का मतलब हो गया पहले और आफ्टर बाद में, यानी कि सेंट्रल लीडर सिस्टम ये कहता है कि पहले तो प्लांट को आप बढ़ने दो, पहले प्लांट को क्या करने दो, बढ़ने दो। बढ़ने के बाद में यानी कि काम में इस विधि में पौधे को 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने देते हैं। यानी कि ये जो सेंट्रल मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है, इसको पहले पौधे को 75 सेंटीमीटर तक बढ़ने देते हैं गवावा के, और 75 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद में अब गवावा में तो नई पार्श्व शाखाओं पर तो क्या लगते हैं, फूल और फल, तो ऊपर तक तो बढ़ने देंगे नहीं इसको। और 75 सेंटीमीटर में बढ़ने के बाद में देखो यहां से काट दिया था, देखो यहां से कटा हुआ है और बीच में से यहां से काट दो। पहले तो ये सीधी गति कर रहा था, स्ट्रेट गति जा रही थी, ऐसे ऐसे गति कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बाद में पार्श्व शाखाएं निकलने लगी, पार्श्व ब्रांचें निकलने लगी, नई नई ब्रांचें नई नई ग्रोथ करने लगी, साइड से सेकेंडरी ग्रोथ करने लगे प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ। और इन नई पार्श्व शाखाएं जो निकल रही हैं, नई पार्श्व शाखाएं, इन्हीं के ऊपर क्या लगते हैं, फूल और फल। तो इसे कहते हैं सेंट्रल मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम कहते हैं। पहले प्लांट को 75 सेंटीमीटर से बढ़ने देते हैं, फिर हमें देखो सेंट्रल मॉडिफाइड सिस्टम कहां काम में लिया जाता है, ये विधि कब काम में ली जाती है, जब पौधे को सेकेंडरी ग्रोथ करवानी हो, यानी कि ब्रांचेस, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ऐसे प्लांट को बढ़ाना हो, चौड़ाई में बढ़ाना हो, प्लांट को ऊंचाई में नहीं बढ़ाना हो, प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाने के लिए हम सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, जिसको ऊपर बढ़ती हुई गति को 75 सेंटीमीटर बढ़ने के बाद में उसको काट देते हैं, और पार्श्व शाखाएं निकालने के लिए, नई पार्श्व शाखाएं निकालने के लिए सेंट्रल मॉडिफाइड लीडर सिस्टम काम में लेते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों, समझ में आया, सभी को समझ में आया? तो उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। तो ये तो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई इसकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है। अब हम इसमें बात करेंगे किसके बारे में, मुख्य रूप से इसमें मैंने आपको प्रवर्धन बता ही दिया था। अब इसकी प्रमुख किस्मों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, प्रमुख किस्मों के बारे में देखेंगे, प्रमुख वेराइटीज के बारे में देखेंगे। अगला हमारा जो है पॉइंट है वेराइटीज के बारे में, और वो जो वेराइटीज हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखो सबसे पहली बात मैं बात करूं किस्मों के बारे में, तो अमरूद में किस्मों से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता ही है, वेराइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेनिंग और पुनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। बाहर क्रॉप रेगुलेशंस यानी बाहर नियंत्रण के लिए हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे इसकी वेराइटीज के बारे में। सबसे पहले बात करूं, मुख्य रूप से भारत में उगाई जाने वाली किस्मों में सबसे प्रमुख जो किस्म है इलाहाबाद सफेदा। देखो भारत में
उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म, और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है क्योंकि स्टूडेंट तो क्या होता है, वैरायटी रट लेता है, किस्में रट लेता है, बार बार बहुत सारी किस्में रट लेगा। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चतुर हो गया मेरे बच्चों कि वो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि भारत में सबसे प्रमुख किस्में कौन सी है जो मुख्य रूप से उगाई जाती है, मुख्य रूप से वो हमेशा उगाई जाती है भारत के अंदर, और वो भी इलाहाबाद रीजन यूपी में। यूपी की प्रमुख किस्में हैं, किसकी किस्में बेटा, यूपी की। यूपी और राजस्थान दोनों राज्यों में ये प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, और उन किस्मों का नाम बताओ तो आपको याद आकर बता सकते हो कि भारत में उगाई जाने वाली गवावा की दो प्रमुख किस्में कौन सी है। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि भारत में उगाई जाने वाली गवावा की सबसे प्रमुख किस्में, बता दो कमेंट्स करके। अब 7-8 स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं, 10-12 स्टूडेंट फोन करते डेली, सर क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्लास क्यों नहीं, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो जाता है। जब बच्चे पढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है, उनको अपनी, हाँ सुषमा का बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा कि गवावा जो है, जो मुख्य रूप से, एक तो L19, इसको पूरा नाम है लखनऊ गुंचास, लखनऊ की बिंदिया है, लखनऊ की, आपको पता है लखनऊ की बहुत सारी चीजें फेमस हैं, तो फेमस चीजें हमेशा उगाई जाती है, फेमस चीजें हमेशा याद की जाती है, जो जितनी प्रसिद्ध होती हैं वो इतनी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी है इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा, ये दो वैरायटियां गवावा की प्रमुख हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, कि एक तो अपना राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, सुषमा का बिल्कुल सही है, जो बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो है मैं नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने अभी नवीन किस्में जो है, नवीन का मतलब नई, नवीन किस्में रिलीज किए उन्होंने, नवीन गवावा की, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, और इसके द्वारा विकसित जितनी भी किस्में होती है उसके आगे अर्का लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? अर्का। तो अर्का अमूल्य, अर्का किरण और अर्का रसीम, अर्का अमूल्य, अर्का रसीम और अर्का किरण, ये ऐसी वैरायटियां हैं जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा रिलीज की गई हैं, और पर्टिकुलरली किसके लिए? गवावा के लिए। एक अर्का मर्दुला, ये नईम नहीं है लेकिन फिर भी यहां से निकाली गई है। ये ऐसी किस्में हैं जो कहां से निकाली गई हैं बेटा? बेंगलुरु से निकाली गई हैं, जहां पर बागवानी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एप्पल कलर वैरायटी किसकी है? एप्पल कलर,
एक क्वेश्चन पूछा था मेरे लाडले ने कि एप्पल कलर जो वेराइटी हैं वो किसकी हैं? एप्पल कलर, ये एप्पल कलर जैसी होती हैं, एप्पल जैसी दिखाई देती है ये वेराइटी, और न्यू रिसेंटली वेराइटी हैं और आईसीआर के द्वारा रिलीज की गई हैं। ये गवावा की हैं, अमरूद की वेराइटी है बेटा, ध्यान रखना। एक एएफओ में अभी 2021 में या 20 में क्वेश्चन पूछा था कि सवेता कौन से फ्रूट क्रॉप की वेराइटी है? सवेता, सवेता किसकी वेराइटी है? आप बताओ सवेता किसकी वेराइटी है? एप्पल का कलर गवावा की हैं। अब मुझे आप बताओ रसगुल्लों की सवेता जो वेराइटी है, सवेता वो किसकी वेराइटी है? कौन से फ्रूट क्रॉप की वेराइटी है? 2005 और 6 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्वेता सुषमा बता रही है अमरूद की। तो बेटा श्वेता जो है, ये जो श्वेता वैरायटी है, ये वैरायटी भी अमरूद की है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहां से निकाली गई हैं। तो ये निकाली गई है सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से, यानी कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। तो एक पॉइंट और लिख लेना अपनी नोटबुक में कि केंद्रीय बागवानी उपोषण संस्थान सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? यूपी में है, और यूपी में कहां पर? लखनऊ में। सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बागवानी हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। और इसके द्वारा भी दो वैरायटी, जो नवीन वैरायटी जो है वो रिलीज की गई थी। एक का नाम था श्वेता, एक का नाम था ललित। श्वेता और कौन सी हैं? ललित। दोनों इंपॉर्टेंट है वैरायटी, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। ललित और श्वेता किसकी वैरायटी हैं? ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ये रिलीज की गई थी यहां पर केंद्रीय बागवानी उपोषण संस्थान के द्वारा और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो नवीन किस्में रिलीज की गई थी, अर्का अमूल्य, अर्का रसीम, अर्का किरण और अर्का मर्दुला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटियों के बारे में डिस्कस किया गया। एक पंत प्रभात किस्म, एक पंत प्रभात पंतनगर उत्तराखंड से रिलीज की गई थी। ध्यान रखना, एक वैरायटी के लिए आपको और पूछे, एक वैरायटी के लिए आपको और पूछे, ध्यान रखना किसके लिए? एक वैरायटी के लिए। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर कॉलम बना के लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक वैरायटी के लिए आपको और पूछे तो ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि पंत प्रभात, ये गोविंद बल्लभ भाई केंद्रीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, या हम बात करें यूनिवर्सिटीज हैं, जो भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी जो पंतनगर उत्तराखंड में है, वो आपको पता ही है बेटा, जिसके आगे पंत लगा हुआ है। गोविंद बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो है, जीपी एमपीयूटी जो है पंतनगर उत्तराखंड में है, उसके द्वारा पंत प्रभात रिलीज की गई थी। एक हिसार सफेदा और हिसार सुर्खा, ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से निकाली गई थी। और सफेद, हिसार सफेदा और हिसार सुर्खा, ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है? हिसार में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वहां से निकाला गया था। हिसार लगा हुआ है ना, हिसार सफेदा और हिसार सुर्खा।
तो जिन जिन इंस्टीट्यूट से वैरायटी रिलीज की है, नवीन वैरायटियों के बारे में बताया है, उन सभी के बारे में मैंने आपसे बात की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी के बारे में हम और बात करते हैं। देखो, सम इंपॉर्टेंट वैरायटीज के बारे में हम और बात करते हैं। यहां पे आपको बताना जरूरी है बेटा, सम इंपॉर्टेंट वैरायटी, ये आप सभी ने लिख ली होगी अपनी नोटबुक में। बेटा जो भी चीज बता रहा हूं एनसीईआरटी की किताब से या नवीन जो नोट्स है हमारे, उनसे मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर में कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहां से सर किस्मों तो सभी फल की महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सभी फलों की महत्वपूर्ण है। वैरायटी का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, वो चीज ये है कि ये सभी तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो यहां पे मैं आपसे बात करूं, कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में, और उनकी विशेषताओं के बारे में। ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर पहली किस्म जो है वो याद रखना है आपको। आपने नाम सुना होगा चित्तीदार, एक वैरायटी है चित्तीदार, और इस चित्तीदार की विशेषता यह है बेटा कि मुख्य रूप से हम इसके बारे में देखें तो जो वैरायटी हैं, जो फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स के ऊपर ये फ्रूट्स है, मान लीजिए गवावा का, और इस गवावा के फ्रूट्स के ऊपर आपको रेड रेड कलर के डॉट दिखाई देंगे बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर आपको क्या दिखाई देंगे? बाहरी सतह पर आपको रेड कलर के क्या दिखाई देंगे? डॉट। ये रेड कलर के आपको डॉट दिखाई देंगे, इसलिए इसको बोला जाता है चित्तीदार, चितकबरा रंग। चित्तीदार का मतलब चितकबरा। बाहरी सतह पर आपको रेड कलर के डॉट दिखाई देते हैं, लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं, और इसके जो बीज होते हैं, बीज सख्त होते हैं, कठोर बीज, कठोर, और आपको पता है इसके सीड जो होते हैं कठोर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। बीज भी थोड़े क्या होते हैं? बड़े आकार के। साइज जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, बीजों की साइज लार्ज होती है, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं। चित्तीदार इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो बाहरी सतह पर होते हैं उसमें रेड लाल कलर के दाने दिखाई देते हैं, डॉट 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 डॉट, इसलिए इस वैरायटी को चित्तीदार कहते हैं। ये भी अमरूद की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? अमरूद की। हप्सी दूसरी है, हप्सी। हप्सी का मतलब है कि मुख्य रूप से आपको पता होगा बेटा कि गवावा को जब हम इसके पुष्पासन को खाते हैं, गवावा को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला भाग, उसे कहते हैं प्लप, यानी कि गुद्दा। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? गुद्दा। और इस गुद्दे का कलर, यदि हम हप्सी के बारे में बात करें तो इसके गुद्दे का जो कलर होता है वो लाल गुद्दा वाला फल होता है। ध्यान रखना, यहां पर जो ये गुद्दा होगा,
इसका जो कलर होगा इस गुद्दे का जब काटने पर, तो लाल कलर का गुद्दा होगा। कौन सा होगा? लाल गुद्दा। तो लाल गुद्दे का मतलब है बेटा कि हपसी किस्म जो है, हपसी किस्म जो है कैसी है? लाल गुद्दे वाली किस्म है। कौन सी किस्म है? लाल गुद्दे वाली। उसके बाद में अगली वैरायटी के बारे में हम बात करें, तीसरे नंबर की जो वैरायटी है उसके बारे में आप ध्यान रखना। ललित में गुलाबी रंग का गुदा होता है। ललित में जो कहां से? लखनऊ से तैयार की गई थी। ललित में गुलाबी रंग का जो लखनऊ से रिलीज की गई थी, अभी मैंने आपको बताया था। अर्का मदुला जो है वो मैंने आपको बता दिया है। कोहिर सफेद, अर्का मर्दुला जो है अभी मैंने आपको बताया था। अर्का मर्दुला ये मैंने अभी बताया था। अर्का बेंगलुरु नई रिसेंटली ये क्या है? ड्वार्फिंग वेराइटी अमरूद की, यानी कि बोनी किस्म। कौन सी किस्म है? बोनी किस्म है। पंत प्रभात मैंने बता दिया आपको। इलाहाबाद सुर्ख गुलाबी रंग का गुद्दा होता है। एप्पल कलर, एक आपको ध्यान में रखना बेटा, एप्पल कलर। कौन सी कलर? एप्पल कलर। जो एप्पल कलर की भी जो है, एप्पल कलर ये भी गुलाबी कलर का गुद्दा होता है। एप्पल कलर का भी गुलाबी कलर का गुद्दा होता है। ये भी कैसा होता है? गुलाबी कलर का गुद्दा होता है। ये किसकी है? गवावा की। कोहिर सफेद, पंत प्रभात मैंने बता दिया, एप्पल कलर मैंने बता दिया। एक वैरायटी ध्यान रखना, हरीजा, बिहार की सबसे फेमस किस्म है, ध्यान रखना। यहां पे लिख रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, हरीजा किस्म। हरीजा ये बिहार में उगाई जाने वाली किस्म है, बिहार में। और बिहार में उगाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध किस्म है हरीजा। शंकर 45, हाइब्रिड 45, लखनऊ 49। लखनऊ 49 को सरदार भी कहते हैं। लखनऊ 49 को क्या कहते हैं? सरदार भी कहते हैं। इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म। और एक वैरायटी और याद रखना बेटा, ध्यान रखना, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये आपने सारी लिख ली, देख ली होगी बेटा। एक वैरायटी और याद रखना, उस वैरायटी का नाम है इलाहाबाद सफेदा, जो विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। कैसी है? विल्ट प्रतिरोधी किस्म है। यहां पे देखना, इलाहाबाद सफेदा, ये इलाहाबाद की और भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म है। इसमें याद रखना विल्ट प्रतिरोधी किस्म है, ये विल्ट प्रतिरोधी किस्म। शंकर 45, शंकर हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है जो इलाहाबाद सफेदा, क्रॉस किससे बनाई गई थी? L49, लखनऊ 49। और L49 का दूसरा क्या नाम है? सरदार। सरदार जो वैरायटी है उसका दूसरा नाम क्या है? L49, लखनऊ 49। तो इस तरीके से इसकी बीज रहित किस्म के लिए पूछे तो बेहद कोकोनट, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। सीडलेस वैरायटी ऑफ गवावा,
बेहद कोकोनट, कोकोनट ये सीडलेस वेराइटी है किसकी? गवावा की। सीडलेस वेराइटी कोकोनट, बेहद कोकोनट, बेहद कोकोनट किसकी है? बेहद कोकोनट गवावा की सीडलेस वेराइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज थी उसके बारे में मैंने, इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपसे बात की है। और भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं तो इसके बारे में रिसेंटली मैं आपको बता दूंगा। गुलाबी गुद्दे की कौन सी हैं, व्हाइट बोनी किस्म कौन सी हैं, ये सारी मैंने आपको बताई। गुलाबी डॉट डॉट किस किस पर हैं, सरदार किसे कहते हैं, रेड प्लप वाली किस्म हफ्सी हैं, चित्तीदार कौन सी हैं, और एप्पल कलर और इलाहाबाद सुर्ख जो हैं गुलाबी गुद्दे वाली हैं, हरीजा बिहार में फेमस है। इन सभी वेराइटीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आपको सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद में मैंने इसमें ट्रेनिंग आपको बताई, पुर्निंग आपको बताई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें देखते हैं कि सर इसमें खाद और उर्वरक कैसे देना चाहिए। देखो कभी कभी जो है मुख्य रूप से आपको पता है कि खाद्य उर्वरक के बारे में भी मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो इसमें खाद्य उर्वरक के बारे में हम बात करें, खाद्य उर्वरक के बारे में हम बात करें तो इसमें इस तरीके से देख सकते हैं बेटा। देखो एक सारणी हम बना सकते हैं। सारणी कैसे बना सकते हैं? एक तरफ तो गोबर का खाद, यूरिया और सुपर फास्फेट, गोबर का खाद जिसको FIM बोलते हैं, एक तरफ यूरिया, एक सुपर फास्फेट, और भी ले सकते हो तो SSP ले सकते हो, सिंगल सुपर फास्फेट, या मूरेटो पोटास ले सकते हो, MOP भी ले सकते हो पोटास के लिए। तो आपको वृक्ष की जो आयु है उस पर डिसाइड करेगी। अब वृक्ष की आयु के हिसाब से हम बात करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए पौधा जो है, वृक्ष जो 1 से 3 साल का है वर्ष में, और ये जो सारा है वो किस में देंगे? मात्रा किलोग्राम प्रति पौधा, मात्रा देंगे किलोग्राम प्रति प्लांट में देंगे। याद रखना किलोग्राम प्रति प्लांट में हम मात्रा देंगे, यानी कि एक प्लांट में 1 किलोग्राम, मतलब प्रति केजी के हिसाब से, पर प्लांट के हिसाब से हम क्या देंगे? मात्रा देंगे। तो ये इसकी यूनिट याद रखना। सारणी में आपको बता रहा हूं, कॉमन बातें आपको बता रहा हूं। पर प्लांट प्रति केजी के हिसाब से हम इसमें यूनिट के हिसाब से हम देंगे। और जैसे पौधा मुख्य रूप से आपको वर्ष के हिसाब से, जैसे 1 से 3 वर्ष का हो गया, उसके बाद में 4 से 6 और 7 से 10 और 10 से अधिक है, मोर देन 10 ईयर। तो ऐसी कंडीशन में गोबर की खाद प्रति प्लांट का कितनी देनी चाहिए? बढ़ाते रहो, 10 से 20 केजी प्रति प्लांट, उसके बाद में 40 से 50 केजी प्रति प्लांट, 7 से 10 ईयर बाद में 50 से 60, और 10 वर्ष से अधिक जो पौधा होता है उसमें 60 से अधिक, 60 केजी से अधिक। तो ये तो देना है आपको, FIM देना है प्रति प्लांट। यूरिया के बारे में बात करें, यूरिया 0.05 से 0.25 ग्राम
उसके बाद में बढ़ाते रहो आप 0.30 से 0. ग्राम और उसके बाद में 0.75 ग्राम और 10 में मोर देन अधिक दे दो आप। तो इस तरीके से आप यूरिया दे सकते हो और इसी रेशियो पर आप सुपर फास्फेट दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सुपर फास्फेट दे सकते हो। तो यूरिया और गोबर की खाद आपको देनी है। लाल रंग के दाने होते हैं, त्रिगुणित होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो खाद्य उर्वरक से क्वेश्चन से आपसे नहीं पूछा जाता है, मैंने मेनली आपको बताया है, मुख्य रूप से आपको बताया है। इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्लांट उसके बारे में, इसमें कौन कौन सी व्याधियां लगती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कीट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कीट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें जो ये जो है इसे हम बोलते हैं फल मक्खी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ये क्या है? फल मक्खी हैं। और ये जो फल मक्खी हैं ये प्रमुख कीट, और ये कब लगता है? बारिश के समय। बारिश के समय ये आक्रमण करता है। तो इस कीट की जो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, ये जो कीट होता है, फल मक्खी होती है, ये फल के अंदर ही क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये फल मक्खी फल के अंदर, गुद्दे के अंदर, गुद्दे में अंडे देगी, अंडे देगी, एग लेइंग करेगी, एग लेइंग। और ये अंडे फल के अंदर ही लार्वा स्टेज यानी कि लट प्रावस्था में बदल जाते हैं। किस प्रावस्था में बदल जाते हैं? ये मुख्य रूप से लट प्रावस्था में बदल जाते हैं। गुद्दे के अंदर ही लट में बदल जाते हैं। ये लो लट में बदल गए। और ये लट जो है, जो गवावा का जो गुद्दा होता है, फ्लब्स होते हैं, उनको खा जाते हैं, जिससे जो फल है वो सड़ने और गलने लग जाता है। फलों के अंदर अंडे देते हैं और बाद में ये लटे मैगट्स में पैदा होकर फल के गुद्दे को खाने लगती हैं। और इन लट वाली जो प्रावस्थाएं होती है इसे कहते हैं मैगट्स। क्या कहते हैं? मैगट्स कहते हैं। जो लटें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैगट्स कहते हैं। ये जो मैगट्स हैं और लार्वा स्टेज जो है, जो हानिकारक अवस्था, उसे हम क्या कहते हैं? मैगट्स हैं। ये पूरे गुद्दे को खा जाती है। कब खाती हैं? जुलाई अगस्त में, जब बारिश का समय होता है। बारिश, बरसात में के फलों को विशेष हानि, मक्खी बरसात के समय में इस जो है फल मक्खी जो है, कौन सी मक्खी है? फल मक्खी, बैक्टीरियोसीरिया स्पीसीज में आती है ये। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको स्पाइनोसेड 45 SCC का 0.5 मिलीमीटर की ट्रे से पानी से प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप हमारे को लगाना चाहिए। उसके बाद में छाल बक्स कीट भी लगता है इसमें। कौन सा लगता है? छाल बक्स। छाल बक्स कीट भी लगता है। तो ये इसमें मुख्य रूप से क्या लगते हैं? रोग। और एक रोग ध्यान रखना, जो अमरूद के अंदर, ये तो मैंने आपको दो इंसेक्ट बताए। आम छाल बक्स जो आम में लगता है वो इसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, और इंसेक्टिसाइड का यूज करके हम इसे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये मैंने इंपॉर्टेंट इसके इंसेक्ट बताए हैं आपको। इसके इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मैंने आपको बताए हैं। इसमें याद रखना एक बार, इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में भी आपको याद रखना है। डिजीज,
देखो यहां पर डिजीज जो है मुख्य रूप से तो एक तो लगती है विल्ट उकठा रोग, जिसे मलानी रोग, उकठा रोग, विल्ट रोग, फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम कवक की वजह से होता है, ध्यान रखना। उकठा रोग फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम सीडी कवक द्वारा। कौन सा रोग होता है? उकठा। इसका दूसरा नाम है मलानी, इसका तीसरा नाम है विल्ट, और ये इसका रोग कारक जो है आपसे पूछे तो ध्यान रखना, रोग कारक कवक। रोग कारक कौन सा होगा? कवक होगा, और वो कवक कौन सा होगा? फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम सीडी, सीजियम गवावा जवा सीडी कवक की वजह से होता है। और कौन सी मर्दाओं में सबसे ज्यादा होता है? ये मैंने पहले भी बताया था, क्षारीय प्रकृति की मर्दाओं में, क्षारीय मर्दाओं में ये रोग सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना। क्षारीय मर्दाओं में जिनका पीएच 7.6 से अधिक हो जाता है बच्चों, उन मर्दाओं में ये रोग सबसे ज्यादा होता है, और फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम वेराइटी सीडी कवक के द्वारा होता है। और अमरूद की मुख्य बीमारी है, अमरूद की मुख्य बीमारी है जिसमें पेड़ और अधिक मुख्य शाखाएं रोगग्रस्त होती हैं। और इसमें जो कच्चे फल होते हैं ना, ये कच्चे फल, इसकी मुख्य रोग का मुख्य सिम्टम्स क्या होता है? जो आपको कच्चे फल दिखाई दे रहे हैं ना, उन पर ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन कलर के क्या दिखाई देंगे? स्पॉट्स दिखाई देंगे। और भूरे और सख्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये पूरा भूरे और सख्त हो जाते हैं और गिर जाता है, और बिल्कुल सख्त कठोर, यानी कि पत्थर जैसा क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है। और जब पूरे प्लांट पर ये आपको प्रकोप दिखाई देने लग जाता है इस रोग का, तो पूरा प्लांट सूख कर क्या हो जाता है? मरने लग जाता है, उखड़ने लग जाता है, जलने लग जाता है। जैसे सूख रहा है प्लांट, पानी होने के बाद में भी वो सूख रहा है, तो इसे कहते हैं उकठा रोग। एक ध्यान रखना कि गवावा में मुख्य रूप से पत्तियां जो होती है और उनकी सिराओं के बीच का भाग पीला और तांबर जैसा हो जाता है, ध्यान रखना। गवावा की जो लीप होती है, इस लीप की जो सिराएं होती हैं, उनके बीच में से तांबर युक्त पत्तियां हो जाती है। जो तांबे का जैसा आपको कलर दिखाया, तांबर युक्त लीप हो जाती है, और ये किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, ध्यान रखना। यानी कि आपको पत्तियां जो है अत्यधिक चर्मिल हो जाती हैं और पीली पड़ जाती है, तांबर युक्त हो जाती है। और धीरे 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 ये पत्तियां सख्त हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और तांबे जैसे चमकने लगती है बीच में से। तो ये जो रोग होता है, इस रोग को कहते हैं ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग रोग किसकी वजह से होती है? जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो ये जो मुख्य रूप से आपको ये रोग जो है किसकी कमी से होता है? ब्रोंजिंग। याद रखना, इस रोग का नाम आपको याद रखना है, ब्रोंजिंग। और ब्रोंजिंग रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखना। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो आपको जिंक सल्फेट देना है, जिंक की कमी से, ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से एक रोग होता है ब्रोंजिंग, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रोंजिंग, और वो जिंक की कमी से होता है। तो इसमें मॉस्किटो बग भी लगता है, और दो कीट और याद रखना, स्टिपेड मिलीबग और मॉस्किटो बग, ये दोनों कीट और लगते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। और
हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो एक पौधे के द्वारा 40 से 50 किलो प्रति पौधा इसमें क्या दी जाती है, उपज। 40 से 50 किलो प्रति प्लांट जो है इसकी उपज है, नॉर्मल एवरेज। लेकिन इसमें एक सघन बागवानी के लिए एक मेडो ऑर्चार्ड काम में लेते हैं। मेडो ऑर्चार्ड जो है वो सघन बागवानी वाला है, जो 2 वर्ष में क्या देने लग जाता है, फल देने लग जाता है। जो 8 से 10 किलो प्रति पौधा फल देने लग जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट फ्रूट के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इलाहाबाद में 1935 में मेडो ऑर्चार्ड का यूज किया गया था, उससे 2 वर्ष में फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और सघन बागवानी के लिए सबसे फेमस जो हैं वो मेडो ऑर्चार्ड हैं, जो पास पास पौधे लगाए जाते हैं उसमें। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप डेली क्लास लोगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल मस्त हो जाएगी, शानदार हो जाएगी।